हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको बताते चलें कि विज्ञान वाली सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें क्या किया गया है साथियों, जिसमें हर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्या किया गया है इस सीरीज में कवर किया गया है। जो या तो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हो या तो आगे क्या किया जाए साथियों, पूछने की पूरी संभावना हो ना, उन क्वेश्चन पे चर्चा किया जा रहा है इस सीरीज में। अगर आप ये सीरीज पे नए हैं ना, इस सीरीज में नए हैं ना, तो जरूर पिछले वीडियोस को देख लीजिए ताकि आप भी क्या हो जाए, बाकी लोगों के बराबर आ जाए ना, बाकी लोगों के बराबर आ जाए। तो चलिए साथियों, सीरीज शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल स्पीच हो जाए ना, जिससे आपको क्या होगा साथियों, जिससे आपको पूरी तरीके से क्या होगा साथियों, ऊर्जावान बनाएगा। जो आपको ध्यान दीजिएगा, मेहनत इतनी खामोशी से करना है ना कि पड़ोसी जल जाए ना, पड़ोसी क्या हो साथियों, जल जाए। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता क्या करे साथियों, शोर मचा दे। ध्यान दीजिएगा, तकदीर भी बदलेगी ना, तस्वीर भी बदलेगी। ध्यान दीजिएगा, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हौसला मजबूत रखिए, लकीर भी हाथों की क्या होगी साथियों, बदल जाएगी ना। चलिए आज का क्वेश्चन पहला उठाते हैं साथियों। क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन, पित्त रस निकलता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा रस कह रहा है साथियों, पित्त रस ना। पहली बात की है कि पित्त रस होता क्या है, ध्यान समझिएगा। पित्त रस क्या होता है साथियों, पित्त रस ना, ध्यान से समझिएगा, एक पीले रंग का, ध्यान सुनिए, पीले रंग का क्षारीय द्रव होगा ना। क्या होगा साथियों, पीले रंग का, ध्यान दीजिएगा, पीले रंग का क्षारीय द्रव होगा। क्या साथियों, क्षारीय द्रव होगा क्या, पित्त रस। क्षार का पीएच मान कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ना, क्षार का पीएच मान कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। कहाँ पे होता है ना, ध्यान दीजिएगा, कहां से निकलता है ये क्वेश्चन है ना। निकलता कहां से साथियों, देखिए कुछ लड़के क्या करते हैं ना, पित्तरस पित्ताशय खटाक से उड़ा देंगे, खटाक से उड़ाएंगे पित्ताशय, है ना। ध्यान दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा, उड़ जाएंगे ना, उड़ा देंगे उड़ जाएंगे, उड़ना नहीं है ना। क्या करना है साथियों, दिमाग से काम करना है। पित्तरस साथियों कहां से स्रावित होता है, यकृत से। ध्यान दीजिएगा, कहां से, यकृत से। पित्त रस साथियों यकृत से स्रावित होता है, और यकृत क्या है साथियों, सबसे बड़ी वाली ग्रंथि है। ध्यान दीजिएगा, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी वाली साथियों पीयूष ग्रंथि ना, पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में यानी खोपड़ी में ना, पीयूष ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, पित्ताशय साथियों, पित्ताशय क्या करता है, पित्ताशय क्या करता है, इसी पित्त रस का ना, पित्त रस का स्टोर करता है। यकृत से पित्त रस निकला, अब पित्ताशय क्या करेगा साथियों, उसको स्टोर कर लेगा। स्टोर होता है पित्ताशय में, निकलता यकृत से यानी लीवर से। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान दीजिए साथियों, अग्नाशय है ना साथियों। अग्नाशय क्या होता है साथियों, ध्यान समझिएगा। हाँ, अग्नाशय की बात कर ले अगर ना, तो ये दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहले नंबर की यकृत है, दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी कौन सी साथियों, अग्नाशय। ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय से क्या निकलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन है ना। अग्नाशय से क्या निकलता है साथियों, इंसुलिन का स्रावन होता है ना, कहां से, अग्नाशय से। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, और ये काम क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये काम करता है ना, हाँ, जो मधुमेह है ना, ध्यान दीजिएगा, मधुमेह, मधुमेह है ना, मधुमेह, या इसी को क्या कहते हैं साथियों, डायबिटीज है ना, डायबिटीज, डायबिटीज बोलते हैं ना, मधुमेह या फिर डायबिटीज। इसी इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह या फिर डायबिटीज। कहां से इंसुलिन स्रावित होता है, अग्नाशय से। अगला पॉइंट देखिए, आमाशय। आमाशय में साथियों क्या होता है, जठर रस ना। हाँ, जठर रस कहां से निकलता है साथियों, आमाशय में, आमाशय से निकलता है जठर रस। इसमें क्या होता है साथियों, दो तरीके के एंजाइम होते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके के ना। हाँ, एक होता है पेप्सिन, ध्यान दीजिएगा, पेप्सी नहीं बोल रहे हैं ना, पेप्सिन है ना, पेप्सिन बोल रहे हैं। और दूसरा साथियों रेनिन है ना, पहला पेप्सिन और दूसरा साथियों रेनिन है ना। दो तरीके के क्या निकलते हैं इसमें से एंजाइम में, दो एंजाइम निकलते हैं, किसमें से, अमाशय में से जठर रस, और जठर रस में दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। अगले क्वेश्चन, तो साथियों इसका आंसर कौन सा सही होगा, पित्त रस कहां से निकलता है, यकृत से। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ना, यकृत में एक चीज का और निर्माण होता है ना, किस चीज का होता है, ध्यान सुनिएगा। हाँ, एक हिपेरिन ना, ध्यान सुनिएगा, हिपेरिन ना, हिपेरिन नामक पदार्थ कहां से साथियों निकलता है, यकृत से। काम क्या है हिपेरिन का, ध्यान से सुनिएगा। नसों में खून क्या कर रहा है साथियों, दौड़ रहा है ना, दौड़ रहा है। नसों में ब्लड न जमे, कौन रोकता है, हिपेरिन रोकता है। ध्यान दीजिएगा, ब्लड क्लॉटिंग नस के अंदर न हो, हिपेरिन करता है। बाहर जैसे ही कट जाता है ना, वहां वायु के संपर्क में जब हिपेरिन आता है, मर जाता है, और जैसे ही मर गया, जहां कटा रहेगा वहां खून क्या होगा, जम जाएगा। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कौन सा विटामिन
खून को जमाने के लिए जिम्मेदार है ना, खून को जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। पहली बात की है, आप इधर ध्यान दीजिए, कार्य बराबर क्या होता है साथियों, बल गुणित विस्थापन ना, लेकिन कार्य क्या है साथियों, कार्य एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। जबकि बल और विस्थापन क्या है साथियों, बल गुणित विस्थापन डी से ना, गुणित विस्थापन, ये दोनों क्या है साथियों, सदिश राशि। और जब दो ठो सदिश का गुणा हो रहा हो और ई वाला सदिश नहीं आया तो इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। और इसी में क्या आ जाता है साथियों, cos थीटा ना, क्या आ जाएगा, cos थीटा, FD cos थीटा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, FD cos थीटा, ये cos थीटा क्या है साथियों, बल और विस्थापन के बीच का कोण है, ऐसे समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, विस्थापन इस पे अगर हो रहा हो और बल इधर कार्य कर रहा हो ना, बल इधर कार्य कर रहा हो तो इन्हीं के बीच का वो क्या है साथियों, कोण है, क्या चीज, थीटा ना। अब ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट, अब कह ये रहा है ना कि कार्य ऋणात्मक होना चाहिए। एक बात बताइए, ऋणात्मक कार्य होना चाहिए मतलब इस थीटा की वैल्यू क्या रखा जाए कि cos थीटा का मान किस में आ जाए साथियों, माइनस में। ध्यान दीजिएगा, cos 45 माइनस में होता है क्या, नहीं होता साथियों, 1/2 में 2 होता है cos 45 का मान, ये माइनस में नहीं हुआ ना। हाँ, cos 90 की अगर बात कर ले साथियों, cos 90 जीरो हो जाएगा ना, cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। cos जीरो का बात कर ले, एक होगा प्लस में, बचा कौन साथियों, cos 180 ना। जैसे ही cos 180 रखिएगा ना, ध्यान दीजिए, FD और cos कितना 180, इस cos 180 की वैल्यू कितनी होती है साथियों, माइनस में ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, माइनस FD। देखिए कार्य किस में आ गया, माइनस में। अब कार्य देखिए जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90। नोट करके लिख लीजिएगा, शून्य होगा जब थीटा हो जाएगा 90, अब ऋणात्मक होगा जब थीटा हो जाएगा 180। अगला बात कर लेते हैं साथियों, कौन सा अधातु द्रव अवस्था में होती है। ध्यान दीजिए, सवाल सही से पढ़िए, अधातु हम पूछे हैं, अब क्या करिएगा, धातु समझ के पारा मार दीजिएगा ना, गलत हो जाएगा है ना। अधातु क्या होती हैं, जो ऋणात्मक होती हैं, क्या होंगी, ऋणात्मक, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देंगी, दूसरे का क्या करेंगी, छीन लेंगी और ऋणात्मक बना लेंगी ना। तो ध्यान दीजिएगा, अधातु की बात करें साथियों तो द्रव अवस्था में कौन होती है, ब्रोमीन। ध्यान दीजिएगा, कौन, ब्रोमीन। अब अगर धातु की बात करें तो कौन, पारा। ध्यान दीजिएगा, एकलौती ब्रोमीन भी है, एकलौती धातु पारा भी है ना। हाँ, एकलौती धातु पारा और एकलौती अधातु द्रव अवस्था में ब्रोमीन। अगला ध्यान दीजिएगा, मेंडलीफ का नियम क्या बताता है ना, बताता है कि तत्वों के गुण उनके खाली जगह के आवर्ती होते हैं। पहली बात की आप ध्यान दीजिए, मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाया था ना, उसमें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को क्या किया था, रखा था। ध्यान दीजिएगा, किसमें, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को क्या किया था, इन्होंने रखा था ना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। जबकि आधुनिक क्या है साथियों, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक वाला क्या है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। जबकि मेंडलीफ वाला क्या है साथियों, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो मेंडलीफ ने क्या कहा था कि तत्वों का जो रासायनिक या भौतिक गुण होगा ना, या तत्वों का जो गुण होगा ना, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होगा। ध्यान दीजिएगा, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहती है, तत्वों का जो गुण होगा ना, वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होगा। मेंडलीफ परमाणु भार, आधुनिक परमाणु क्रमांक। खुद देख लीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना साथियों, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में बनाई गई है। परमाणु क्रमांक एक वाला तत्व, फिर दो वाला, फिर तीन, ऐसे करके बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा ना। तो मेंडलीफ का नियम क्या बताता था साथियों, हाँ, क्या किस पे आवर्ती फलन है, परमाणु भार के ना, परमाणु भार के। अब अगर आधुनिक पूछता तो परमाणु क्रमांक के। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला ध्यान दीजिए साथियों, अगला क्वेश्चन ना, हीलियम के 52 ग्राम में कणों की संख्या ज्ञात करें। कह रहे हीलियम परमाणु है, उसके 52 ग्राम में बताना है कितने कण है ना, कितने कण यानी कितने परमाणु 52 ग्राम में होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहली बात की है कि हीलियम Hi, प्रतीक क्या है, Hi, परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या साथियों 4। ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4। ये जो द्रव्यमान संख्या है ना साथियों 4, वही एक परमाणु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ध्यान दीजिएगा, वही एक परमाणु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और कितने ग्राम में पूछ रहा है,
52 ग्राम में ना। एक का आपको पता चल गया, खुद सोचिए, एक परमाणु का द्रव्यमान पता चल गया कितना, 4। 52 ग्राम में पूछ रहा है ना, क्या करिएगा, 52 बटे क्या कर दीजिए साथियों, 4 कर दीजिए ना। एक का पता चल गया, 52 ग्राम में कितने होंगे भाग दे दीजिएगा, कितना बार में साथियों कट जाएगा, 13 बार में ना। 13 चौक 52 है ना, 13 चौक 52। तो देख लीजिए ऑप्शन ढूंढिए, कौन सा ऑप्शन साथियों, हाँ ऑप्शन नंबर सी, 13 परमाणु होंगे ना, कितने ग्राम में, 52 ग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल है। वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है किसी वस्तु को ना जमीन से ऊंचाई पे क्या किया जा रहा है, उठाया जा रहा है ना, उठाया जा रहा है। कह रहा है उठाने पे इसके पास जो ऊर्जा है ना, हाँ वो 2000 जूल है। ध्यान दीजिएगा कितना ऊर्जा हो गई, 2000 जूल। तो वो यही पूछ रहा है कितना ऊंचाई तक उठाएं इस वस्तु को कि वो 2000 जूल उसके पास ऊर्जा हो जाए। तो देखिए कौन सी ऊर्जा साथियों, स्थितिज ऊर्जा ना। स्थितिज ऊर्जा किससे लिखते हैं साथियों, यू से। ध्यान दीजिएगा किससे, यू से। क्या होता है फॉर्मूला, यू इक्वल टू mgh। ध्यान दीजिएगा u इक्वल टू mgh। m क्या है, m द्रव्यमान है वस्तु का, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू यहाँ देखिए दे रखा है 10। ध्यान दीजिएगा, देगा तो 10, नहीं दिया तो 9.8 ही रखना है ना। h की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। u आपको पता है कितना हजार जूल आती है, 2000 जूल। h बराबर फाइंड करिएगा, h को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, h बराबर u और i दोनों इसके बटे में आ जाएगा क्या, mg। u बटे क्या हो जाएगा साथियों, mg। वैल्यू पुट कर दीजिए, u का मान कितना 2000 जूल और m की वैल्यू साथियों देखिए, m की वैल्यू 40 kg, 40 रख दीजिएगा और g का मान साथियों 10। 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 क्या करिएगा, काट दीजिएगा। ऊपर कितना साथियों 20 बटे कितना 4, भाग दे दीजिए। 4 5 कितना साथियों 20, 4 मतलब 4 5 20, यानी कितना मीटर, 5 मीटर। ऑप्शन ढूंढिएगा तो हाँ ऑप्शन में साथियों कौन सा, बी ऑप्शन ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। इसका बी ऑप्शन सही होगा। कितना ऊंचाई तक ले जाइएगा, 40 किलोग्राम के पिंड को ना 5 मीटर ऊंचाई तक ले जाइएगा, उसके पास कितनी ऊर्जा हो जाएगी, 2000 जूल ऊर्जा हो जाएगी ना। अगला देखते हैं, निम्न में से किस राशि में इकाइयां समान होती है। इकाइयां कह रहा है कौन कौन सी राशि में समान है ना, देखते हैं कौन कौन सी में समान है और कौन से में नहीं है। बल का मात्रक क्या होता है, इकाई मतलब मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और शक्ति का बताइए तो वाट। वाट लग गई, शक्ति क्या हो गई साथियों, वाट लग गई ना, शक्ति और आ गई वाट लग गई। ध्यान दीजिएगा वाट हो गया। क्या दोनों सेम है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। कार्य मात्रक क्या साथियों, जूल, और शक्ति का फिर से क्या, वाट। क्या दोनों सेम है, नहीं है। अगला देखिए, बल, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल। अब बताइए क्या दोनों सेम है, नहीं सेम है, ये भी क्या हो गया गलत। अगला देखते हैं, कार्य का मात्रक साथियों जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है ना। ये ऑप्शन क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। और ऊर्जा कार्य दोनों समतुल्य होते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के, कार्य ऊर्जा एक प्रमेय होता है जिसमें कार्य ऊर्जा के क्या होती है, समतुल्य होती है। इसीलिए कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल। अतः ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्न सेलों में किसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, मतलब ना पुनः आवेशित किया जा सकता है। ऐसे कौन से सेल हैं जिनको फिर से आवेशित किया जा सकता है ना। आवेशित करने का मतलब चार्ज करना, कि फिर से चार्ज करने, है ना। हाँ, कुछ सेल ऐसे आते हैं ना जिनको फिर से चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज किए फेंक देंगे, लिखो फीको जैसा ना। हाँ मतलब यूज एंड थ्रो, है ना, यूज थ्रो वाला कहानी। लेकिन क्या होगा, पहला फिर से आवेशित कर सकते हैं, ऐसे कौन से सेल हैं। ध्यान दीजिएगा, सेल क्या होते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। सेल ऐसी युक्ति होती है ना, या सेल ऐसे डिवाइस होते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को किसमें साथियों, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देंगे साथियों, सेल जो होंगे ना किस में बदल देंगे, विद्युत ऊर्जा में। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा में। कितने प्रकार के होते हैं सेल, 2 प्रकार के।
कितने प्रकार के साथियों? 2 प्रकार के। पहला होता है प्राथमिक सेल, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक सेल क्या होंगे? प्राथमिक सेल जिनको पुनः आवेशित नहीं कर सकते। पुनः आवेशित मतलब एक बार यूज किए ना फिर फेंकने का काम हो जाएगा, है ना, मतलब फिर से इसको चार्ज नहीं कर सकते, यानी पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। किसको साथियों? प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल को। उदाहरण क्या हो जाएंगे प्राथमिक सेल के? ध्यान दीजिएगा, उदाहरण क्या हो जाएंगे ना? हाँ देखिए, जो डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, वोल्टीय सेल है ना, ये प्राथमिक सेल के ही उदाहरण हैं। इनको फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। जबकि द्वितीयक सेल को क्या कर सकते हैं साथियों? जबकि द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक सेल को क्या करेंगे? पुनः आवेशित कर लेंगे। कौन कौन उदाहरण है? एक देखिए सीसा संचायक सेल और एक क्षारीय संचायक सेल, लिख लीजिएगा। हाँ, सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल और एक सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। ध्यान दीजिए, दोनों में कौन सा वर्ड आ रहा है साथियों? सेल। देखिए संचायक वर्ड ना, संचायक सेल, यानी इनको क्या करेंगे? पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा साथियों? डी वाला। सेल क्या होगा? जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। सेल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं कर सकते, लिखो फीखो वाला की काम है, एक बार लिखे फेंक दिए, यानी यूज किए फेंक दिए। द्वितीयक सेल साथियों पुनः आवेशित किया जा सकता है ना, पुनः आवेशित कर सकते, जैसे क्षारीय संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है ना? पेड़ पे चढ़ जाइएगा, पेड़ को खूब हिला दीजिएगा, भले कुछ फराओ चाहे ना फराओ, कुछ नहीं तो पत्ते तो झड़ जाएंगे, पत्ते झड़ेंगे। यही कह रहा है क्यों झड़ जाते पत्ते ना, पत्ते क्यों झड़ जाते? ध्यान समझिएगा। न्यूटन बाबा को याद करिए। किसको याद करिए? न्यूटन बाबा को ना। क्या कहा था इन्होंने? गति के 3 नियम दिए। कितने? 3। पहला जड़त्व से संबंधित था, दूसरा संवेग या बल से संबंधित था, तीसरा साथियों क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित था। ध्यान दीजिएगा, जड़त्व क्या कहता है कि कोई वस्तु जैसे है ना वो वैसे ही रहना चाहती है, वो अपना स्थान परिवर्तन करना नहीं चाहती है, चल रही है चलना ही चाहेगी, रुकी है रुका ही रहना चाहेगी ना। कब तक? जब तक कि भार से बल लगा के रुकी हुई वस्तु को गतिमान न करे और गति वाली वस्तु को ब्रेक लगा के रोके ना। ध्यान समझिएगा, ये किसके कारण साथियों? जड़त्व के कारण। उदाहरण समझिएगा, जब बस अचानक चलती है ना साथियों, तो देखते हैं ना क्या होता है। बस अचानक चलती है, बताइए तो अचानक चलेगी ना, रुकी होगी तो क्या करेंगे? पीछे की तरफ फेंका जाइएगा, और जब अचानक चल रही हो ब्रेक मारेगी तो आगे की तरफ उलट जाइएगा, है ना। ये किसके कारण होता है साथियों? जड़त्व के कारण। ध्यान दीजिएगा, पेड़ जो हिलाते हैं पेड़ टहनियां, वो भी किसके कारण साथियों? जड़त्व के कारण। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों सही हो जाएगा? जड़त्व। जड़त्व के कारण ही वाहन ब्रेक मारने पे आगे आदमी चला जाता है ना, आप अचानक चलेगा तो पीछे चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसके कारण साथियों? जड़त्व के कारण। अगला ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन एक परमाणु अणु है? पहली बात किए, एक परमाणु अणु का मतलब समझिए ना, एक परमाणु वाले अणु का मतलब समझिए कि इसमें क्या होगा साथियों? इसमें क्या होगा? इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। क्या होंगे? एक ही प्रकार के परमाणु होंगे ना। हाँ, अच्छा पूछ क्या रहा है? निम्न में से कौन एक परमाणु का, केवल एक ही परमाणु जिसमें है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक ही परमाणु। हाइड्रोजन को जब भी लिखिएगा ना H2 लिखेंगे, हाइड्रोजन को जब भी लिखेंगे ना H2। देखिए इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, कितने हैं? 2। नाइट्रोजन को क्या लिखेगा? N2। जब भी लिखेंगे ना N2, इसमें भी देखिए नाइट्रोजन कितने परमाणु हैं? 2 हैं, है ना। ऑक्सीजन को जब भी लिखेगा ना क्या लिखेंगे साथियों? O2। इसमें भी ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। अब आर्गन को जब भी लिखिएगा ना, आर्गन को जब भी लिखिएगा Ar लिखिएगा, Ar2 नहीं लिखते। वैसे भी आर्गन क्या है साथियों? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस किसी से कोई क्रिया नहीं करती, इसीलिए डबल फॉर्म में तो आएंगी नहीं। किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? परमाणु के फॉर्म में मिल जाएंगी। तो आर्गन क्या है साथियों? एक परमाणु है ना। आर्गन क्या हो गया? एक परमाणु वाला हो गया अणु। ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु वाला हो गया, एक परमाणु हो गया आर्गन। जबकि द्विपरमाणु ऑक्सीजन, द्विपरमाणु नाइट्रोजन,
और द्विपरमाणु हाइड्रोजन। इनमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, नाइट्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, है ना। ध्यान दीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, मेहनत करिए, शिद्दत से पूरा मेहनत करिए, सफलता शोर मचानी चाहिए। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, बताई गई चीजें आपको लगता है कि पेपर में पूछ सकता है या पूछी गई हैं चीजें, आप लोग इतना पढ़ रहे होंगे ना, इधर उधर बहुत पढ़ रहे होंगे, आपको भी लगता होगा कि चीजें सही चल रही हैं। तो साथियों अगर सही चल रही है ना तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथियों अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।